हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से मन लगा के मेहनत से कर रहे होंगे। मैं माधुरी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल माधुरी यादव टीजीटी में। फ्रेंड्स, अभी मेरी कुछ क्लासेस रेगुलर रह रही होंगी। आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने प्रैक्टिस भी स्टार्ट किया था, बट वो भी कुछ कारणवश जो है छूट गई है। तो आप लोग को रीज़न जल्दी पता चलेगा कि किस कारण से अभी हम लोग थोड़ा-सा इरेगुलर हो गए हैं। बट मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग के लिए समय निकाल के कम से कम 1 क्लास तो दे ही दूँ। तो मैं जल्द ही आप लोग को बताने वाली हूँ कि किस कारण से आप लोग की जो है आप लोग के लिए क्लास जो है थोड़ा-सा इरेगुलर हो गई है। वैसे फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है ज़्यादा इधर-उधर की बातें ना करके टॉपिक पे आते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जितने भी नॉन प्रोजेक्टेड एड्स हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन-सा प्रोजेक्टेड एड्स है, कौन-सा नॉन प्रोजेक्टेड एड्स है, ठीक है? तो आज हम उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। यहाँ से कभी-कभी नॉन प्रोजेक्टेड एड्स की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछी जाती है। तो आज हम ये सब चीज़ों नॉन प्रोजेक्टेड एड्स जितने होते हैं, कभी-कभी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछी जाती है कि फ्लैश कार्ड का जो है रेशियो कितना होना चाहिए, लीफलेट का रेशियो कितना होना चाहिए, पम्फलेट का रेशियो कितना होना चाहिए, ठीक है? यहाँ से भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लोग को ध्यान में रख के आज हम लोग इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, क्लास कैसी लगती है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ क्लास को जो है लाइक कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे अपना सपोर्ट देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज आप लोग को पता ही चला है कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं नॉन प्रोजेक्टेड एड्स के बारे में, ठीक है? तो नॉन प्रोजेक्टेड एड्स यहाँ से काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा प्रोजेक्टेड एड्स है, कौन सा नॉन प्रोजेक्टेड एड्स है। कभी-कभी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी पूछा जाता है। तो आज हम लोग जितने नॉन प्रोजेक्टेड एड्स हैं उन सभी के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला हम लोग नॉन प्रोजेक्टेड एड्स में सबसे पहला हम लोग देखते हैं पोस्टर के बारे में। देखिए पोस्टर क्या होता है उस पहले जानते हैं। देखिए यह बड़े पेज पर कुछ चित्र बनाकर या फिर लिखाई के द्वारा किसी समस्या पर जो है जनता का ध्यान आकर्षित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? पोस्टर कहते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा कहीं-कहीं पे पोस्टर्स लगे हुए होते हैं, तो वो पोस्टर्स पर या तो चित्र बना होता है या फिर बड़े-बड़े लेटर्स में लिखा होता है, ठीक है? जिससे हमारा ध्यान जो है तुरंत उस पे पड़ता है और हम लोग तुरंत उसको देखने लगते हैं। तो उसके बाद आगे देखते हैं कि पोस्टर्स की विशेषता क्या होती है। सामान्यतः देखिए इसका आकार कितना होता है, 15 टू 75 जो सेंटीमीटर का होता है, वो पोस्टर अच्छे आकार का माना जाता है। और इंच में अगर हम देखते हैं तो 28 इंटू जो है 44 इंच का जो पोस्टर होता है, वो अच्छा माना जाता है। और जो पोस्टर में शब्दों की ऊँचाई होती है, वो कितने इंच की होनी चाहिए? 3 इंच की होनी चाहिए, अर्थात कितने बड़े होने चाहिए उसके लेटर्स? 3 इंच के बड़े होने चाहिए, ठीक है? ऊँचाई में 3 इंच होने चाहिए। आगे देखते हैं, देखिए पोस्टर कैसा होना चाहिए? आकर्षक होना चाहिए व चमकीले रंग का होना चाहिए। देखिए जब चमकीले रंग का होगा तो उसपे हमारा नज़र तुरंत पड़ता है। चमकीले रंग का नहीं होगा, डल कलर का होगा तो हमारा ध्यान जल्दी से नहीं जाता है। पोस्टर के चारों ओर जगह छोड़ देना चाहिए, जिससे वो जो है देखने में आकर्षक तो लगता ही है, साथ में जो है वो साफ-सुथरा दिखाई देता है तो नज़र लोगों की जल्दी पड़ती है। पोस्टर पर एक ही विचार प्रस्तुत करना चाहिए। मैं जैसे मेरा कहने का मतलब है, यदि पर्यावरण प्रदूषण से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहा है, तो सिर्फ़ उसपे पर्यावरण प्रदूषण से रिलेटेड पोस्टर पे ही चित्र होना चाहिए, ना कि उसमें मालन्यूट्रिशन से रिलेटेड कोई कुछ बना देना चाहिए, ना कि उसमें कोई न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को दर्शाना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक साथ कई चीज़ों को हम मिला दें तो हौच-पौच हो जाए सारी चीज़ें। हम ऐसा ना करके किसी पर्टिकुलर एक टॉपिक पे पोस्टर को बनाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि चार्ट के बारे में। दूसरा हमारा नॉन प्रोजेक्टेड एड्स है चार्ट। देखिए चार्ट में विचारों की क्या होती है, श्रृंखला होती है। इनका प्रयोग शिक्षण सामग्री के रूप में किया जाता है। देखिए कुछ चार्ट के विभिन्न प्रकार बताए गए हैं, वो कौन-कौन से चार्ट हैं? देखिए लगभग 9 प्रकार चार्ट के होते हैं। तो देखिए पहला है हॉरिजॉन्टल चार्ट, दूसरा है पिक्टोरियल चार्ट, तीसरा है फ्लो चार्ट, चौथा है पाई चार्ट, पाँचवाँ है लाइन चार्ट, छठवाँ क्या है बार ग्राफ चार्ट, सातवाँ क्या है स्ट्रिप चार्ट, आठवाँ क्या है ट्री चार्ट या फिर इसी को कहते हैं स्ट्रीम चार्ट, नाइन्थवाँ क्या है टेबल चार्ट। फ्रेंड्स इसको हिंदी में मत ढूँढिएगा क्योंकि हमेशा आप लोग को ऐसे ही ट्री चार्ट ऐसे ही लिख के मिल जाएगा, टेबल चार्ट ऐसे ही टेबल लिख के मिल जाएगा, ठीक है? ऐसे ही लाइन चार्ट ऐसे ही लाइन चार्ट लिख के मिल जाएगा। तो हिंदी प्लीज़ आप लोग मत ढूँढिएगा, वरना हिंदी ढूँढेंगे तो बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगा, ठीक है? एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं पूरे चार्ट के नाम को। दूसरा पहला क्या है ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, दूसरा क्या है पिक्टोरियल चार्ट, तीसरा क्या है फ्लो चार्ट, चौथा क्या है
पाई चार्ट, पाँचवां क्या है लाइन चार्ट, छठवां क्या है बार ग्राफ चार्ट, सातवां क्या है स्ट्रिप चार्ट, आठवां क्या है ट्री चार्ट, नौवां क्या है टेबल चार्ट। ठीक है, अब इन पूरे चार्ट को हम लोग वन बाय वन पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए पिक्टोरियल चार्ट क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। देखिए किसी संख्यात्मक आंकड़ों को सिंबल के माध्यम से यदि हम दर्शाते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, पिक्टोरियल चार्ट कहा जाता है। जब किसी देश या क्षेत्र या नगर की जनसंख्या को दर्शाना होता है, तो हम क्या करते हैं, पिक्टोरियल चार्ट का यूज करते हैं। जैसे आप लोग मैथ में हम लोग पढ़े ही हैं कि हम लोग देखो बार ग्राफ जब बनाते थे तो उसमें जो ब्लॉक था उसको कुछ रेशियो मान लेते थे। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी है। एक चित्र को हम जैसे हमारी आबादी रहेगी उस हिसाब से, ठीक है, 1000, 10,000, 5,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख जैसी नीड होगी कि हम आसानी से रिप्रेजेंट कर सके डेटा को, उस हिसाब से हम लोग उसको मान लेते हैं। ठीक, जैसे हाँ यहाँ पे दिखाया गया है, नीचे की साइड में देखिए 2011 में पूरा जनसंख्या का रेशियो दिखाया गया है। इस साइड में किस शहर में है ना 2011 में कितनी जनसंख्या थी वो दिखाया गया है। तो यहाँ पे हमने माना है कि एक चित्र के बराबर वो क्या है 10 लाख है। तो कोलकाता में मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 चित्र है, मतलब कोलकाता में 2011 में 60 लाख की जनसंख्या थी। ठीक है, चेन्नई में तो कितनी जनसंख्या थी, 40 लाख की जनसंख्या थी। ठीक है, ऐसी आगरा में तो 50 लाख की जनसंख्या थी 2011 में। ठीक, दिल्ली में 30 लाख की जनसंख्या थी। दिल्ली में ये अज्यूम्ड सारी चीजें हैं, ठीक है, रियलिटी में नहीं थी। ठीक है, बस यहाँ पे समझाने के लिए ऐसे बताया गया है। तो इस तरह से पिक्चर के माध्यम से जिसमें दर्शाया जाता है वो क्या होता है, पिक्टोरियल चार्ट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं पाई चार्ट क्या होता है। पाई चार्ट सबसे इजी है, आप सभी जानते होंगे, डीआई वगैरह भी करते हैं ना, तो उसमें देखो नेट के लिए डीआई ज्यादा, पाई चार्ट से ही क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। यह कैसा होता है, एक वृत्त होता है, इस वृत्त में क्या होता है, कई भाग होते हैं। जैसे एक वृत्त देखो बनाया गया है, तो उसमें नीड के अनुसार हम उसको जो है कई पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं जितनी हमको जरूरत होती है। मान लो जैसे यहाँ पे हम मान सकते हैं, जैसे यूएसए में 20% लिटरेसी रेट कितना था, 20%। कश्मीर में लिटरेसी रेट कितना था, 10%। और जापान में लिटरेसी रेट कितना था, 10%। चाइना में लिटरेसी रेट कितना, 40%। हम यहाँ पे लिटरेसी रेट नहीं, कुछ भी मान सकते हैं ना, कि उत्पादन किसी चीज का कितना हुआ, कितना एजुकेशन है, कितना, मतलब कुछ भी हम यहाँ पे मान सकते हैं। तो वो उस हिसाब से हम इसमें पिक्चर्स में मतलब वृत्त में दर्शाते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं बार ग्राफ को, क्या बार ग्राफ में देखते हैं हम लोग। देखिए बार ग्राफ क्या होता है, ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। एक क्या होता है, सामान्य बार ग्राफ होता है, दूसरा क्या होता है, बहुगुणा बार ग्राफ होता है, तीसरा क्या होता है, वितरित या विभाजित बार ग्राफ होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सामान्य बार ग्राफ क्या होता है। इसमें आंकड़ों को दर्शाने के लिए सामान्य बार ग्राफ का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो गेहूं का उत्पादन यहाँ पे दर्शाया गया है मिलियन में, 2023 में, 2022 में, 2021 में, 2020 में, है ना, 2019 में, इस तरह से गेहूं का उत्पादन दिखाया गया है। देखिए 2023 में गेहूं का उत्पादन कितना हुआ था, 50 मिलियन। 2022 में गेहूं का उत्पादन कितना हुआ है, 70 मिलियन। वहीं पे 2021 में गेहूं का उत्पादन कितना हुआ है, 40 मिलियन, है ना। 2020 में गेहूं का उत्पादन कितना हुआ है, 30 मिलियन। इस तरह से हम उसको दिखा सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि बहुगुणा बार ग्राफ क्या होता है। देखिए बहुगुणा बार ग्राफ क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए किसी सूचना को दर्शाने के लिए इस बार ग्राफ का प्रयोग करते हैं। इस बार ग्राफ में तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि किस बार ग्राफ में तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है, किया जा जाता है या किया जा सकता है। तो बहुगुणा जो बार ग्राफ होता है उसमें तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। ओके, देखो अभी हम लोगों ने ऊपर में देखा था सिर्फ और सिर्फ गेहूं का उत्पादन देखा था, वो भी मिलियन में। तो वैसे हम यहाँ पे किसी भी चीज का तो मतलब चाहे वो जनसंख्या से रिलेटेड तुलना करें, चाहे उत्पादन से रिलेटेड तुलना करें, किसी भी चीज से रिलेटेड हम तुलना कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने देखिए जो है अनाजों में ही तुलना कर रहे हैं। देखिए गेहूं में का देखो डॉट जो है छोटा छोटा बना हुआ है, लेकिन वहीं पे चने में डॉट बड़ा बड़ा बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं, देखिए 2023 में देखिए ये वाला गेहूं का उत्पादन है, ये वाला चने का उत्पादन है, ये गेहूं का है, ये चने का है, ये गेहूं का है, ये चने का है। देखिए जहाँ पे बड़े डॉट बने हुए हैं वो चने का। ठीक है, देखिए देख सकते हैं यहाँ पे 2023 में गेहूं का उत्पादन कितना हुआ है, 60 मिलियन। लेकिन वहीं पे 2023 में चने का उत्पादन कितना हुआ है, 50 मिलियन। 2022 में हम देखते हैं गेहूं का उत्पादन कितना हुआ है, लगभग 30 मिलियन। लेकिन चने का उत्पादन कितना ज्यादा हो गया है, 80 मिलियन। तो इस तरह से हम तुलना करके देखते हैं, जो है अपने आंकड़ों को प्रदर्शित करते हैं। ओके, आगे हम देखते हैं कि वितरित या विभाजित बार ग्राफ क्या होता है। देखिए इसमें हम देखते हैं कि जो एक ही
बार ग्राफ का जो है विभाजन किया जाता है। प्रत्येक भाग को विभिन्न रंगों, चिन्हों व रेखाओं में दर्शाया जाता है, उसे वितरित बार ग्राफ कहा जाता है। देखो, भारत में इसमें दर्शाया गया है कि भारत में प्राथमिक, माध्यमिक और डिग्री कॉलेज की संख्या को दर्शाया गया है। देखिए, यहाँ पे प्राइमरी जो है स्माइली से रिप्रेजेंट किया गया है, जो लाइनें ऐसे सिंगल बनाई गई हैं, है ना? वो माध्यमिक के हैं, जहाँ पे वर्ग बनाया गया है वो डिग्री कॉलेज की बनाई गई है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे संख्या दर्शाई गई है, नीचे जो है सन दर्शाया गया है। तो 2023 में प्राथमिक कितने थे? 20 कॉलेज थे, मान लो 20 स्कूल थे, और वहीं पे जो माध्यमिक कितने थे? 40 थे। डिग्री कॉलेज कितने थे? 7 थे, ठीक है? इस तरह से संख्या दर्शाई जाती है। 2022 में प्राथमिक कितने हो गए हैं? 50 के आसपास हो गए हैं, ठीक है? माध्यमिक कितने हो गए हैं? 70 हो गए हैं, लेकिन डिग्री कॉलेज की संख्या कम जो है 80 हो गई है, ठीक है? इस तरह से संख्या को हम लोग दर्शाते हैं। अगला देखते हैं कि जो है लाइन में जो होती है वो क्या होती है? लाइन चार्ट, या हम ये लोग कह सकते हैं रेखा चार्ट, ठीक है? इसमें देखिए रेखा के माध्यम से वस्तुओं की कीमत को दर्शाते हैं। जैसे देखो यहाँ पे गोल्ड रेट दिया गया है, ठीक है? 2000, 4000, 6000, है ना? ऐसे-ऐसे गोल्ड रेट दिया गया हुआ है, और नीचे दिया गया है किस सन में किस रेट में था, ठीक है? तो जैसे मान लो 2023 में किस रेट में था? 6000 के रेट में था मान लो, लेकिन वैसे है नहीं 6000 के रेट में, है ना? 2022 में देखो कीमत घट गई, कितनी आ गई है? लगभग 5000 के रेट में। उसके बाद फिर देखिए उसके बाद मान लीजिए 2021 में फिर थोड़ा-सा बढ़ गई, है ना? तो मान लो साढ़े 5 या 5 के आस-पास चली गई है। फिर 2020 में फिर से गोल्ड रेट कम हो गया, गोल्ड का रेट कम हो गया, मतलब जान लो 4000 में हो गया। तो इस तरह से हम लोग लाइन के माध्यम से इसकी कीमत को दर्शाते हैं, ठीक है? फ्रेंड्स, आगे की क्लास यहाँ से हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। क्लास कैसी लगी फ्रेंड्स? ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्य फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राधे-राधे। फ्रेंड्स, अभी क्लास काफ़ी बची हुई है, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट सेशन में खत्म करेंगे, ठीक है?